आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसके मैंने और भी पार्ट्स बनाए हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और अभी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या है, इसका जानने से पहले हम जानेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो देखिए, तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मिलता है देखने को। ठीक है, और एबिलिटी मतलब क्या है कि यहाँ रिसोर्स जो है वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, और दूसरे रिसोर्स में जो डिफिशिएंट हैं। ठीक है, और देर आर सम रीजन वेयर वी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इज टर्म एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो आपको पता ही होगा कि झारखंड में कोयला बहुत फेमस है। ठीक है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं है, जैसे कि इंटरनेट, रोड, स्कूल। ठीक है, ये सब डेवलप नहीं अच्छे से। राजस्थान में क्या डेवलप है, सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्स है यहाँ पे भी। ठीक है, लद्दाख में यहाँ पे कोल्ड, ये डेजर्ट है, यहाँ पे काफ़ी रिच एंड कोल्ड हेरिटेज है, मतलब यहाँ की संस्कृति खूब भालो टाइप से ये। ठीक है, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपकी डिफिशिएंसी है। उसके बाद इसी को हम कहते हैं बैलेंस रिसोर्स। ठीक है, और आपको बताना भी होगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाएगा कि यहाँ का डाइवर्सिटी जो रहता है इंडिया में बहुत सारे, आपको इसमें बताना है कि एग्जाम्पल देना है कि 4 आपको ऐसे स्टेट्स के नाम बताने हैं, तो जगह के जहाँ ऐसा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है तो आपको यहाँ से लिखना होगा यहाँ तक। ठीक है, इसे आप ब्रीफली लिख सकते हैं इस लाइन को। और या तो फिर वाई इज़ रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि द एबिलिटी इज़ नॉट सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, देन देर आर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स आर, एंड देन आप ये भी देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है इसी में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इतना समझ के होंगे आप अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या बोल रहा है, तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। ठीक है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट बनाना है। ठीक है, रिसोर्स का आप देखिए, दिस इन्वॉल्व सर्वे, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एमिशन एंड मेजर्स ऑफ द रिसोर्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, मैप्स बनाएंगे कि कहाँ कहाँ रिसोर्स कितना अवेलेबल है, क्वालिटी कितना है, क्वांटिटी कितना है, एस्टिमेट करेंगे, अनुमान लगाएंगे और मेजर करेंगे। ठीक है, ये सब इस सब में किया जाएगा पहला स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इवॉल्विंग अ प्लानिंग एंडाउंड with appropriate technology, skill and institution setup for implementing resource development plan। तो देखिए ये मेन स्टेप है कि ऐसा प्लान इसमें बनाया जाता है कि हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कि किस टाइप का स्किल करेंगे यूज़, जिस ह्यूमन को हम लोग लेंगे उसमें कैसा स्किल रहेगा। ठीक है, उसका ह्यूमन का जिम्मेदारी क्या रहेगा, क्या क्या वो करेगा, उससे क्या काम दिया जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, दूसरे स्टेप में ये सब देखना है। तीसरा स्टेप में मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो अब जो सेकेंड स्टेप में आपने प्लान बनाया है वो देखा जाएगा कि वो देश के लिए कितना यूज़फुल है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स अगर आप करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसे आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, आई ई एंड एम। I for identification, E for evaluation and M for matching। तो IEM से आप याद कर सकते हैं क्योंकि दिमाग को क्या है, एक छोटा सा हिंट्स देंगे तो आपका दिमाग आपका मदद करेगा। तो I for identification, E for evaluation, उसके बाद आपको आगे का याद आ ही जाएगा। फिर थर्ड में है मैचिंग, तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशन एंड डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, चलिए इतना समझ गए आप।
तो ये हमने समझ लिया रिसोर्समैन का मतलब। अब देखते हैं, तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के कुछ बात करेंगे, जैसे कि किसी भी कंट्री या रीजन में रिसोर्सेस अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत डेवलप्ड है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ठीक है, नो डाउट है कि कोई भी रीजन को डेवलप करना है तो वहाँ रिसोर्स रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वियर एबिलिटी ऑफ रिसोर्स in absence of corresponding changing in technology and institution में higher development। ठीक है, तो वहाँ का उस टाइप का टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना, तभी वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, कई सारे ऐसे रीजन भी पाए जाते हैं जहाँ रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन वो रीजन अभी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और कॉन्कर्ड है। पुअर रिसोर्स है, ऐसा कई जगह पाया जाता है जहाँ पुअर रिसोर्स है लेकिन वहाँ पे डेवलप्ड है वो कंट्री। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन, देखिए यहाँ पे दिया है, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट द रिच। तो आप इसमें क्या दिया है कि हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको कोलोनाइजेशन इसलिए दिया है कि जो कॉलोनीज़ में फॉरेनर जो किए थे, देखिए इसमें ये फॉरेनर लोग आए हैं, इसमें अटैक किया हमारे कंट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ रिसोर्स था लेकिन ये लोग के पास टेक्नोलॉजी था ताकि वो इसे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास रिसोर्स तो था लेकिन उसे हमें इस्तेमाल करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए ये हम ब्रिटिश रूलर्स हैं, तो ये आए हम पे अटैक किए और हमारा सारा रिसोर्स लेके चले गए। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, इसीलिए तो हम अटैक्ट हो गए उनके द्वारा। ठीक है, और ये लेके हमारा रिसोर्स अपने पास टेक्नोलॉजी के यूज़ करके, हमारा रिसोर्स को टेक्नोलॉजी के यूज़ करके अपना डेवलप कर लिए कंट्री। ठीक है, अब इसीलिए therefore resource can be converted into a development only when it involves ability of resource but also technology, quality of people resource and the historical expenses of people। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट भी होना चाहिए और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन भी होना चाहिए और हिस्ट्रिकल ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स को वाइटल है ये एनीवे, कोई भी आप मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या तो ओवर यूज़ करेंगे आप उसका रिसोर्स का तो ये लीड क्या करेगा, सोशल इकोनॉमिक, तो ये आपको सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दे सकता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 3 प्रॉब्लम्स देखा था हमने पहले, आपको रुके यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर डिससेटिस्फाइंग ग्रीड्स, फिर एक्रिमिनेशन, फिर है इनडिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जिससे ग्लोबल इकोलॉजिकली क्राइसिस भी होता है। ये सब था कॉजेज़, इनडिस्क्रिमिनेशन यूज़ से वो सब कॉजेज़ होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कंजर्वेशन करना चाहिए रिसोर्स का। कैसे? तो गांधी जी ने इसमें क्या कहा था कि गांधी ऐप, देखिए सही थे ये इस बात पे कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। सबकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस दुनिया में रिसोर्स बहुत है, लेकिन उसकी जो लालच है उसे पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स का एक्सप्लॉयटेशन नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज पर रूट कॉज, तो यही क्या करता है, डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, क्योंकि ये लोग का टेक्नोलॉजी बढ़ते गया है। ठीक है, सेल्फिश होते गए हम लोग, इसलिए उन्होंने हमेशा कहा था कि हमें हमेशा प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए था, ना कि मास प्रोडक्शन बाय, देखिए यहाँ पे दिया है मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट बाय द प्रोडक्शन ऑफ मास। ठीक है, अगेंस्ट थे वो इस चीज़ के। लैंड रिसोर्स, ठीक है, तो लैंड रिसोर्स चलिए देखते हैं। तो देखिए लैंड रिसोर्स क्या है, लैंड एक रिसोर्स है, सबसे मेन रिसोर्स लैंड है, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है जहाँ पे इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट, फॉरेस्ट, माउंटेन्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़, ये सब क्या, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सब लैंड पे ही होता है। ठीक है, और लैंड के एक और भी फीचर्स है कि ये एक ऐसा फीचर है इसमें कि फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, लिमिटेड मोड में ही होता है ये।
तो इसका केयरफुली प्लानिंग के साथ यूज़ करना ज़रूरी है। अब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो लैंड है वो कई सारे रिलीफ फीचर से बना हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ्स देखने को मिलता है। देखिए, नेमली माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, आइसलैंड। तो माउंटेन मतलब क्या होता है? ऐसा पहाड़ टाइप्स, जिसे हम पहाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, दूसरा है प्लेटू। प्लेटू मतलब देखिए ऐसा होता है, जो प्लेटू फ्लैट टेबल लैंड, ठीक है। और प्लेन तो आप सभी जानते हैं, जहाँ आपका घर है। एंड देन आइसलैंड, ऐसा। और फिर पानी से वो रहेगा, ठीक है, पानी से जो घिरा रहता है, इसी सबको आइलैंड्स, फिर प्लेटू, माउंटेन, ये सब बोला जाता है। चलिए, इंडिया में जो 43% एरिया है वो प्लेन है। इसको आप याद कर लीजिएगा डेटा के साथ। देखिए, इंडिया में जो 43% है वो प्लेन है, और ये यूज़ किस लिए किया जाता है? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। माउंटेन में 30% आता है, जो यूज़ क्या है इसका? तो ये पहला यूज़ है कि ये इंश्योर करते हैं पेरिनियल फ्लूज ऑफ रिवर्स, ठीक है, जैसे नदी वदी टाइप्स सप्लाई करते हैं, नदी। उसके बाद देखते हैं इसका, ये देखिए, इसका देखिए प्लेटूज़ का, तो ये 27% है, ठीक है। और इसका एक और भी यूज़ है कि ये टूरिज़्म के लिए भी, राइट, लोग देखने भी आते हैं कि ये एक ब्यूटीफुल प्लेस होता है, राइट, माउंटेन। तो यहाँ पे टूरिज़्म के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। और प्लेटू किस लिए यूज़ होता है? क्योंकि ये मिनरल्स यहाँ बहुत मिलते हैं प्लेटूज़ में, ठीक है। 100% देखिए हो जाएगा उसी में। देखिए 43 + 27 + 30 = 100, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन देखते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलिए, हाँ यही देखना है। लैंड यूटिलाइजेशन देखिए, अब आपको दिया है लैंड का यूज़ किस किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो देखिए, पहला लैंड का इस सब कैटेगरीज में किया जाता है, सबको एक एक करके समझते हैं। पहला फॉरेस्ट में, ठीक है। दूसरा है आपका लैंड इन अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल है, जिसमें बैरन वेस्टलैंड आता है। अब वेस्टलैंड किसको बोलते हैं? तो ये एक ऐसा लैंड है जिसे कल्टीवेशन के अंदर नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। जो हम लोग का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करके इसे नहीं कर सकते हैं, इस पर कल्टीवेशन, ठीक है। ऐसा लैंड को हम लोग वेस्टलैंड बोलते हैं। इसके अंदर मेनली हिली एरियाज़ आता है, या तो डेजर्ट आता है, ठीक है। अब लैंड पुट ऑन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है, ये भी कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज़ है, कि जैसे कि जिस लैंड पे रोड बन गया, बिल्डिंग बन गया, फैक्ट्रीज बन गया, तो वहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी कल्टीवेशन के यूज़ नहीं है। तीसरा आपका है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तो फैलो लैंड मतलब बेकार पड़ा लैंड, और अनकल्टिवेटेड जो लैंड है उसमें क्या क्या आता है? परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड आते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोन्स नॉट शोन इन नेट शोन एरिया, जिसमें ट्री क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जिसमें। और एक है कल्चरली वेस्ट लैंड। तो ये ऐसा लैंड को बोला जाता है जो 5 ईयर्स के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए। अब देखिए, 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक कैलेंडर ईयर कहा जाता है, क्योंकि ये बोने से लेके कटने तक का समय रहता है, और इस समय तक ये ना यूज़ करे तो 5 ईयर से ज़्यादा अगर ये अनकल्टिवेटेड रहा जाए तो उसे कल्चरेबल बोला जाता है, ठीक है, जिसमें खेती कर सकते हैं लेकिन इसमें खेती किया नहीं जाता है। और यहाँ देखिए, करेंट फेलो विदाउट कल्टिवेटेड लेस और मोर देन 1 ईयर, इसमें भी वही एक से ज़्यादा आपको छोड़ दिया जाता है। अदर देन करेंट फेलो मतलब 5 साल तक छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एंड नेट शोन एरिया क्या होता है? देखिए, नेट शोन एरिया क्या होता है, एक मिनट, ये देखिए इधर नेट शोन एरिया आप देखते हैं। तो देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में करंट फेलो 1 साल से कम, या अगर यहाँ एग्रीकल्चर ईयर में अगर नहीं किया गया एग्रीकल्चर तो उसे करंट फेलो। और फिर किसी अगर लैंड को 5 से 4 साल तक अनकल्टिवेटेड किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है अदर देन करंट फेलो, ठीक है। और अगर किसी को 5 साल तक छोड़ दिया जाए तो उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये देखिए, इसमें आपको डिफरेंस पूछा जाता है इस सब तीनों में। रुकिए एक मिनट, यहाँ किस तीनों में पूछा जाता है?
करंट फेलो में और अदर देन करंट फेलो, ठीक है। इस दोनों में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, आपको ये पढ़ लेना चाहिए। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझिए कि नेट शोन एरिया क्या होता है, क्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है। नेट शोन एरिया मतलब द फिजिकल स्टोन ऑन, देखिए, एज शोन एज मोर देन वन इज़ एन एग्रीकल्चर एरिया। नेट शोन मतलब एक बार जहाँ ग्रो किया जाए उसको काट लिया जाए, क्रॉप्स को, नेट शोन एरिया, ठीक है। जैसे कि ये 2 हेक्टेयर का मैंने फील्ड लिया है, वहाँ मैंने एक क्रॉप उगाया है और उसे काट लिया, तो नेट शोन एरिया कितना होगा, 2 हेक्टेयर होगा। ग्रॉस क्रॉप एरिया 2 हेक्टेयर ही होगा। लेकिन मैंने फिर दोबारा काट के अगर उसमें फिर से कर दिया उसी ईयर में, तब बताइए कितना होगा। तो नेट शोन एरिया तो 2 ही रहेगा, लेकिन ग्रॉस क्रॉप एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो वही वो 4 हेक्टेयर हो जाएगा GCA, ठीक है, मतलब ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया भी आप समझ गए होंगे अब क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यूज़ ऑफ पैटर्न इन इंडिया, देखते हैं यूज़ ऑफ पैटर्न इन इंडिया क्या होता है। तो लैंड यूज़ पैटर्न मतलब देखिए यहाँ पे दिया है कि द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो लैंड यूज़ पैटर्न हम लोग इस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कि कितना % लैंड किस चीज़ में आया। देखिए इसे आप देख लेंगे ना, आपका पूरा लैंड यूज़ पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसे याद कर ले तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो ये 2000 आपको 1960 का मिल रहा है और ये 2008 से 9 का मिल रहा है आपको डेटा, ठीक है, डेटा प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। तो आई थिंक ये ओल्ड बुक है, ठीक है, आपके नए बुक में ना इसे अच्छे से दिखाया गया है, आप अपने नए बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप अपने नए बुक से देख लीजिए। रुकिए मैं आपको लिख के भी दे देती हूँ इसका क्या क्या डेटा है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये कौन सा है, फॉरेस्ट है, राइट। तो देखिए फॉरेस्ट में आपको दिया हुआ है 18, देखिए ये है फॉरेस्ट, तो ये है ना ब्लू कलर, डार्क ब्लू है, एरिया अंडर, ये देखिए ट्रीज क्रॉप ये सब है, ठीक। हाँ रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको एरिया अंडर ये कितना है, ये है 46%, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, मैं उतना एक्यूरेट नहीं लिख रही हूँ, आप अपनी बुक से देख लीजिए। फॉरेस्ट का 18-11 ही है, ठीक है। तो फिर आपका येलो मतलब क्या है, ये बेरी, तो ये आपका है 12 नहीं 18%, 0.11 है, मैं नहीं लिख रही हूँ उतना। इधर कितना है, इधर है आपका 4 पॉइंट है ना, तो ये है आपका 4.0 है, तो मतलब मैं 4 ले रही हूँ। एंड देन ये आपका 1% है, 11 हटा दो। एंड ये आपका 3 है, हाँ ये आपका 3 है, बस 3.3 है, 3 हटा दिया मैंने। ये आपका है 8 है, राइट, 8% है। एंड देन ये है आपका 5%, ये है आपका 23%। एंड ये है शिट, फिर से डिलीट हो गया, सॉरी। एक काम करिए आप, ये ना अपना मैं यहीं से आपको समझा देती हूँ, आप अपने बुक से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ है कि देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं समझा दे रही हूँ कि देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट का जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया आपको बुक में दिखा रहा है ब्लू कलर से आपकी बुक में कल किया हुआ है। एंड दिस वन, रुकिए 1 मिनट, एंड दिस वन इज़ विथ ग्रीन, ओके वेट अ मिनट। तो ये है आपका ग्रीन कलर से किया हुआ है, राइट। देखिए आप अपने बुक में देखिए, न्यू बुक में देखिए ये ग्रीन से है, ये भी ग्रीन से किया हुआ है आपकी बुक में। ये पुराना बुक का है PDF, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। तो ये दोनों क्या है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, ठीक है, नहीं सॉरी, ये है आपका नेट शोन एरिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेट शोन एरिया दिखा रहा है, नेट शोन एरिया ग्रीन से। तो नेट शोन एरिया आपका आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1960 एंड 2014 में 2014 में देखिए ये 2014 है, मतलब 14 यहाँ लिख देती हूँ। एंड ये है 1960, ठीक है, 1960 से। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इधर इस वाले जो ईयर है उसमें ज़्यादा था ये नेट शोन एरिया, इस ईयर में आके कम हो गया। तो ये दोनों क्लियर हो गया, ये इसमें ज़्यादा था, ये इसमें कम है। देन आपका आता है फॉरेस्ट। तो
तो यहाँ देखिए फॉरेस्ट में आपकी बुक में कम था और इसमें ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 2014-15 में अभी के टाइम पे ज़्यादा हो गया है। फिर आपका यहाँ पे है अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। तो अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है आपका यहाँ पे 12 मतलब 18 दिया हुआ है और यहाँ पे 5% है आपके न्यू बुक में। तो देखिए वो भी यहाँ इस टाइम में कम हो गया है, इस टाइम में बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ा हुआ था, कम हो गया है पहले से। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया है, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, बार बार मैं बोल रही हूँ। और फिर यहाँ पे परमानेंट है, जो ग्रेजिंग लैंड है आपके टाइम में, जो ग्रेजिंग लैंड था आपके बुक के अकॉर्डिंग वो बढ़ गया है, बढ़ा हुआ था, ठीक है। और इस टाइम पे अभी के टाइम पे कम हो गया है ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। एंड देन आपके जो ट्री क्रॉप्स एरिया जहाँ ग्रो किए जाते हैं वो एरिया पहले में आपका ज़्यादा था और अब कम हो गया है, ठीक है। देन कल्चरेबल वेस्टलैंड पहले आपका ज़्यादा था, अब कम हो गया है। तो देखिए कम हम लोग के अभी के टाइम में ज़्यादा है ना, राइट। फिर करेंट फेलो आपके टाइम जो पहले टाइम था उसमें कम था और अभी ज़्यादा। देखिए करेंट फेलो मतलब जो छोड़ा हुआ, तो देखिए बुरी चीज़ें हमारे में ज़्यादा हैं, बस एक ये फॉरेस्ट को छोड़ के जो कि अच्छी है, जो अच्छा चीज़ है, जो बड़ा है, बाकी सब हम लोग के इस डाटा में कम हो गया है, राइट, अभी के करेंट टाइमिंग पे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैं आपको बता दी, यही सब आपके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड कैसे करें फॉलो, ठीक है। तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट, एक मिनट में से कम कर देती, वी हैव शेयर्ड our land with the past generation and we have to do so with the future generation too। तो हम लोग ने शेयर किया अपना लैंड पास्ट जनरेशन से भी शेयर किया है और अभी फ्यूचर जनरेशन में भी हमें शेयर करना पड़ेगा, राइट। ये आपको बता रहा है इसमें 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड शेल्टर क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। 95% का यूज़, ये बहुत एक बड़ा अमाउंट है, राइट। तो वो लैंड पे डिपेंड रहता है। उसके बाद लैंड एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली बॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रीगेटेड द पीस ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है एग्रीडेशन ऑफ पीस ऑफ नेचर, फोकस ऑफ कॉज डैमेज टू लैंड। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारा लैंड पे बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गया है, डैमेज पहुंचा है हमारे लैंड को, ठीक है। @%, एक मिनट, @% ये आपके न्यू बुक में नहीं है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने ना गलती से ना ओल्ड बुक डाउनलोड कर लिया है, ओल्ड बुक का PDF, इसीलिए थोड़ी वो हो गई है, गलती हो गई है, ठीक है। तो चलिए इसी से हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है, नॉलेज तो एक ही मिलेगा। देखिए, तो एट प्रेजेंट देयर आर 13 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। 13 मिलियन हेक्टेयर का डिग्रेडेशन होता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या क्या है, डिग्रेडेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, ठीक है, ये सब आपके मेन प्रॉब्लम्स है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, आपका बुक से रिलेटेड ही है लेकिन इस आपके बुक में थोड़ा अलग टाइमिंग में लिखा है, राइट। देखिए जैसे कि ये आपका अलग पैरा चेंज करके लिखा है, इतना % आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इन लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये सब लिखना है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल ये सब आपको लिखना है। फिर देखिए ये सब आपके बुक में दिया ही हुआ है। देखिए माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर excavation work is completed, complete living deep scatter and territories over burgeoning in state like झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
ठीक है। फिर इन स्टेट लाइक गुजरात, ये सब मेन सोर्स है डिग्रेडेशन के। यहाँ पे डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ड्यू टू वाटर ओवरलोडिंग की वजह से डिग्रेडेशन होता है। तो किस स्टेट में किस वजह से डिग्रेडेशन होता है, ये भी आपके स्कूल में एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका ये सब पार्ट नहीं है, सॉरी, देखिए। तो द मिनरल प्रोसेस लाइक ये सब स्टोन्स, इंडस्ट्रीज, डस्ट, एटमॉस्फेयर में डस्ट, क्वालिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट रिग्रेडेट्स द प्रोसेस ऑफ infiltration of water into the soil after it settle down the land, ठीक है। recent years में industry influence water have because measures resource of water pollution, इसके वजह से there are many ways to solve the problems of land degradation। तो ये conservation of land आ गया ये पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मेन दिया हुआ है फॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रीजिंग, ठीक है। प्लांट्स करो, कंट्रोल ओवर ग्रेशन करो, ठीक है। ये सब आप करेंगे तो आप डिग्रेडेशन से बच सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन से। देखिए आपको यहाँ सॉइल का एक टाइप दिया हुआ है, ये भी आपको ड्रॉ करने दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में होता है, ये ग्रीनी कलर है, एक मिनट मैं रेड ले लेती हूँ। तो अब देखिए ये टॉप में आपका रहता है टॉप सॉइल, या तो इसे आप बोल सकते हैं द अपर सॉइल लेयर। उसके बाद आता है देखिए सब सॉइल वे द रॉक एंड सॉल्ट स्टिल्ड क्ले, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सबस्ट्रैक्टम, वेदर्ड रॉक, पेरेंट रॉक, ये सब आता है। उसके बाद आपका आता है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बेड आता है, बेड ऑफ रॉक जिसको बोला जाता है, बेड रॉक, ठीक है। तो अब देखिए ये सब आपके बुक में नहीं है, तो जो बुक में है मैं वही सब आपको पढ़ा देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए यहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो ये देखिए सॉइल फॉर्मेशन का क्या क्या बेसिस पे है। सॉइल फॉर्मेशन का बेसिस क्या है, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, इस सब के फैक्टर्स पे उन्हें क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। चलिए क्लासिफाइड किया गया है। तो सॉइल क्लासिफिकेशन पहला उसमें आता है एलुविया सॉइल, ठीक है। देखिए कितने टाइप्स के आपके सॉइल दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए अभी चैप्टर तो है थोड़ा सा, देखिए लास्ट से देखते हैं। देखिए हाँ, देखिए फॉरेस्ट सॉइल होता है, लैटराइट सॉइल रहता है, उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, एट्रिड सॉइल, और एलुविया सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। यही सब रहते हैं सॉइल के टाइप्स, जो लैंडफॉर्म डिपेंड करता है जिस पे कि किस टाइप का उधर लैंडफॉर्म रह सकता है, ठीक है, और कौन कौन से प्लेसेस पे रहता है ये सब सॉइल, ठीक है। तो देखिए एलुविया सॉइल इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेडेड, तो ये आपको हर जगह एलुविया ही सॉइल मिलता है मेनली, ठीक है। दीज हैव बीन डिकम्पोज्ड बाई दीज इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर्स के द्वारा ये सब डिपॉजिट किए गए हैं। किस रिवर्स के द्वारा, द इंडस, गंगा, द ब्रह्मपुत्र, तो ये सब आपको नाम याद करना है। और ये सब कहाँ मिलते हैं, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। थ्रू अ नैरो कोराइड, ठीक है। द एलुविया सॉइल इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट्स, पर्टिकुलरली आपको ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं राजस्थान एंड, और यहाँ पे आपको डेल्टा के पास मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको गोदावरी मिलेंगे, कृष्णा के मिलेंगे, एंड रवीर रिवर के पास मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए एलुविया सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेट, तो ये सब किसके कंसिस्टेंस से बना है, सैंड, स्टिल एंड क्ले, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है किससे बना है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाता है, ये सब, ठीक है। द मोस्ट कॉमन प्लांट्स प्लेन्स सच एज, तो देखिए सच सॉइल आर मोर कॉमन इन प्लेन्स लाइक ड्यूरा, चोर एंड तीरिया। अपार्ट फ्रॉम द साइज देयर gains or component soil are also described on basis of their age से भी किया जाता है। तो जो ओल्ड रहते हैं उन्हें भांगर बोला जाता है, जो न्यू रहते हैं उन्हें खादर्स बोला जाता है। द भांगर सॉइल हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ कैंकर नूडल्स दैन, तो जो भांगर रहता है वो हायर कॉन्सेंट्रेट रहता है दैन खादर से।
एलवुलिया सॉइल होल आर वेरी फर्टाइल रहता है ये, ठीक है, ये भी आपको एक याद करना है। एक मिनट, देखिए आगे। एलवुलिया सॉइल फर्टाइल रहता है, देन ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ एलवुलिया सॉइल एट इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। तो ठीक है, ये कल्टिवेटेड रहता है, डेंसली पॉपुलेटेड रहता है ये एरिया जहाँ ये पाया जाता है। ब्लैक सॉइल अब क्या होता है, दीज आर ब्लैक इन कलर। तो ब्लैक सॉइल से ही आपको पता चल रहा है इसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। और इसमें ग्रोइंग कॉटन इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडिया ऑफ फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये कॉटन को ग्रो करने के लिए आइडिया लाया गया था। अब देखिए, इट इज़ बिलीव दैट द क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विथ द पेरेंट रॉक मटेरियल आर दैट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ये सब इसके फैक्टर्स हैं, जैसे उसके फैक्टर्स थे, अब इसके भी फैक्टर्स आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल आर इज ट्रॉपिकल ऑफ डीकन ट्रैप, ठीक है, बासल्ट। उसके बाद रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थन डीकेन, इस नॉर्थन डीकेन में स्प्रेड प्लाटूज आर द मेड अप ऑफ लावा, ठीक है, लावा फ्लोज का बना हुआ है। दे आर कवर्ड विथ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये सब जगह पे पाया जाता है ब्लैक सॉइल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक्सट्रैक्ट इन द साउथ। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद गोदावरी और कृष्णा वैली। वो कृष्णा रिवर था, ये कृष्णा वैली है, ठीक है। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, जैसे कि एग्जांपल है ये क्लेई मटेरियल। दे आर वेल नोन फॉर कैप्चरिंग होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को बहुत देर तक कैप्चर कर सकते हैं, इसीलिए कॉटन भी देखिए वाटर को कैप्चर कर सकता है ज़्यादातर। ये एक सिमिलैरिटी आपसे आप याद कर सकते हैं। These soils are generally poor in phosphoric content. These develop deep cracks during hot summer, ठीक है। तो ये हॉट समर में क्या कर लेते हैं, बीच से फट जाते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर में देखिए जैसे ये बीच से फटे फटे टाइप्स हैं, राइट, वही वहाँ पे आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे these soil are sticky when wet and difficult to work on these until it's immediately after the first shower और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो ये बहुत स्टिकी रहते हैं, ठीक है, इन पे काम करना ना अगर ये भीगे रहे तो बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल तक। आगे का चैप्टर मैं आगे वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। ये आगे का चैप्टर है, बस थोड़ा ही सा बचा है, लेकिन देखिए यहीं तक बचा रहा है। एक हमने ब्लैक सॉइल पढ़ लिया ना, नहीं, हाँ थोड़ा सा, ये 2 ही पेजेस हैं, लेकिन तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। साथ ही में अगर हो सके तो मैं वो क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप्स ही हैं वो भी डिस्कस कर दूँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।